अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दिन भर के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला और मैं हूं शहरबानो अवान। नाजरीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे भारतीय आबी जारहियत और इससे होने वाले नुकसानात की। तो आपको बताएंगे भारत की आबी दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए एक बार फिर संगीन खतरा बन चुकी है। भारतीय डैमों में पानी की सतह बढ़ने के बाद गेट खोलने की मुसलसल वार्निंग जारी की जा रही है, जिसके नतीजे में दरिया रावी, सतलुज और चनाब में सैलाबी कैफियत मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। माहिरीन के मुताबिक ये रवैया पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की एक सोची समझी साजिश है। दरिया चनाब की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। हेड मोहम्मद वाला और शेर शाह पुल पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। हेड मोहम्मद वाला की अगर बात की जाए तो वहां पर भी 414 फीट तक पानी पहुंच चुका है, जबकि नाजुक हद 417 फुट है। कई देहात पानी में डूब चुके हैं और इंतजामिया को बंद तोड़ने के मुश्किल फैसले का सामना है। मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के शहरी मराकज़ को शदीद खतरा लाहक है। मुल्तान की सूरत हाल जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान मजीद। यासिर, बताइएगा, काफ़ी दिनों से आप रिपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे इलाके से, इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, दरिया चनाब का सैलाबी रेला शिद्दत इख्तियार कर चुका है और 2014 का सैलाब मुल्तान में, उस सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई थी। उसकी एक निशानी हमारे पीछे एक चेक पोस्ट मौजूद है पेट्रोलिंग पुलिस की। ये 2014 के सैलाब में बह गई थी और एक मरतबा फिर जो सैलाबी पानी है वो दोनों साइडों से रोड के ऊपर आ चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पानी रोड के बिल्कुल करीब है और पीछे एक बंद टूटा है जिसकी वजह से ये पानी यहाँ तक पहुँचा। यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताएं क्या सूरत हाल है और किस तरह से परेशानी हर बंदे को पेश आ रही है? मसाइल तो इतने हुए हैं, पानी की रफ्तार बहुत तेज़ है। बाकी इंतज़ामिया में बहुत अच्छा काम किए हुए हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन बाकी मुझे मुल्तान वाली इंतज़ामिया को तो नहीं पता। मुजफ्फरगढ़ की इंतज़ामिया ने बहुत अच्छे काम किए हुए हैं इंतज़ामात। बाकी आप बांध के बारे सोच रहे हैं कि ये अपने हेड मोहम्मद वाले को तोड़ें या इनके ऊपर उन्होंने अपने जो सेक्शन हैं, ब्रिज सेक्शन किए हुए हैं। और मेन जो मसला आ रहा है चारे का आ गया है जानवरों के लिए, क्योंकि चारे की जो थी गन्ने की फसल है वो पहले अंधेरी में बारिश की वजह से कि वो हुई थी, लेटी हुई थी। अब वो भी उनके ऊपर पानी जब चल रहा है 3 फुट 5 फुट 6 फुट पानी जा रहा है तो वो भी फसलें ख़त्म हो रही हैं। 3 लाख से ज़ायद सैलाब मुतासरीन इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंपों के अंदर मौजूद हैं और इनकी जो कैंप्स की तादाद है वो भी बढ़ाई जा रही है। लेकिन सैलाबी रेला उसमें इजाफा पानी में इसलिए हो रहा है क्योंकि दरियाए रावी का पानी भी इस वक्त चनाब के अंदर दाखिल हो चुका है। ये तमाम तर जो रेला है वो मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ की हदूद से गुजर कर आगे आलीपुर वहाँ पर हेड पंजनद में दाखिल होगा। जी ठीक है। झंग में एक बार फिर सैलाब का खतरा बताया जा रहा है। चट पुल के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चिन्योट से पानी का खराज 5 लाख क्यूसेक से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया। झंग के 274 से ज़ायद देहात इस वक्त पानी की लपेट में है। सैलाबी सूरत हाल बरकरार है वहाँ पर अभी भी। वहाँ पर इस वक्त हमारे नुमाइंदे अली अब्बास मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। अली अब्बास, आप बताइएगा जंग में इस वक्त क्या सूरत हाल है? दरिया चनाब में एक बार फिर सैलाब का खतरा मंडरा रहा है। चिन्योट ब्रिज पर पानी का अखराज 5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा है और सैलाबी पानी तेज़ी से झंग की जानिब बढ़ रहा है और चुन के मकाम पर पानी की सतह बुलंद हो रही है। नशेबी इलाकों में पहले ही पानी जमा है। इस पर दरिया चनाब में पानी की सतह बुलंद होने को माहिरीन की जानिब से ख़तरनाक करार दिया जा रहा है। अब तक ज़िला झंग में 274 मौजा सैलाबी पानी से मुतासर हुए हैं। मज़ीद पानी आने से इनकी तादाद बढ़ सकती है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से अब तक 3,23,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और सैलाबी पानी में फंसे 3,000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है, जबकि रेस्क्यू 1122 पाक फौज ज़िले इंतज़ामिया के इदारों के अमला 131 कश्तियों के साथ हाई अलर्ट है। ज़िला भर में मुतासरीन को खुराक, अद्वियात, चारों समेत दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जिसके लिए 24 फ्लड रिलीफ कैंप लगा दिए गए, जबकि इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर तरीके से जारी हैं। जी, हवेली रखा दरिया सतलुज हेड सुलेमान के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड सुलेमान की पानी की आमद 1,40,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। सूरत हाल क्या है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास अहमद। वकास, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अभी ताज़ा तरीन अगर सूरत हाल की बात करें तो? जी बिल्कुल, हवेली लखा दरिया सतलुज हेड सुलेमान के मुकाम पर भी हालिया मानसून बारिशों और भारत की जानब से छोड़े गए पानी के पेश नज़र ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हेड सुलेमान के मुकाम पर पानी के लेवल में मजीद इजाफा होता जा रहा है। हेड गंडा सिंह के मुकाम से 3 लाख क्यूसेक का जायद पानी की आमद हेड सुलेमान के मुकाम पर आइंदा चंद घंटों में मुतवक्के है। बात करते चले हेड सुलेमान के मुकाम पर पानी के बहाव की
तो इस वक्त हैर सुलेमानकी के मुकाम पर 1,40,520 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक साबित हो रहा है। मजीद 3 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने से मजीद हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। हैर सुलेमानकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल से हवेली लक्का के तमाम नज़दीकी इलाका जात मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरिया सतलुज हैर सुलेमानकी के मुकाम पर सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से किसानों की हज़ारों एकड़ फसलें पहले से ही ज़ेरे आब हैं, जबकि सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द हो चुके हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर हिफाजती बंद तोड़ने से भी पानी जो है वो कई इलाका जात में दाखिल हो चुका है। सैलाबी सूरत हाल से 50 के करीब गाँव शदीद मुतासिर हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानब से नशेबी इलाकों में पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। हैर सुलेमानकी के नज़दीकी इलाका जात से इलाका मकीनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए इंतज़ामिया भी इकदाम कर रही है। मजीद सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए इलाका मकीनों के लिए इमदादी फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। मजीद जहाँ पर सैलाबी सूरत हाल है वहाँ से जिला इंतज़ामिया की जानब से तमाम सहूलियात जो है वो जल्द फराहम की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, आपने में तफसीलात से आगाह किया। नाज़रीन, PDMA के मुताबिक पंजाब में कल से मजीद बारिशों का इम्कान है। मानसून के 10वें स्पेल का फिर से आगाज़ हो रहा है। 9 सितंबर तक सूबे के बेशतर अजला में तूफ़ानी बारिशें मतवक्के हैं। रावलपिंडी की बात कर ली जाए, मरी, गलियात, चेहलम, गुजरावाला, लाहौर और सियालकोट समेत कई शहरों में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। डेरा गाजी खान और राजनपुर में भी रोद कोहियों के बिफरने से फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया गया है। दूसरी जानिब गुजरात में 2 रोज़ा बारिश और फिर सैलाबी पानी दाखिल होने के बाद शहर में ताहाल अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल बरकरार है। तालीमी इदारे और दफातर अभी भी बंद है। इसी पर बात करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल सलाम मिर्ज़ा से। अब्दुल सलाम, बताइएगा, अभी तक निकासी आब का जो पानी था वहाँ पर मौजूद वो नहीं निकाला गया? इस वक्त मैं गुजरात शहर के वस्त फवारा चौक में मौजूद हूँ। गुजरात इस वक्त पानी पानी हो चुका है। आज तीसरा रोज़ है। गुजरात में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। लोग घरों के अंदर महसूर दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की शहरी आबादी जो है 80% से ज़्यादा इस वक्त पानी में डूब चुकी है। 2 लाख से ज़ायद आबादी इस वक्त इस पानी की जद में आ चुकी है। गुजरात का कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जिनमें मोहल्ला शाह हुसैन, गरीबपुरा, मोहल्ला मुस्लिमाबाद, अलीपुरा समेत दीगर जो मुल्का मोहल्ले हैं वो कई फुट पानी में डूब चुके हैं, जहाँ पर 5 से 6 फुट पानी और घरों के अंदर 4-4 फुट पानी दाखिल होने की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जो मरीज हजरात हैं उनको रेस्क्यू 1112 मुख्तलिफ बोटों के जरिए जो है उनको मुंतकिल कर रही है। मगर दूसरी जानिब जो अस्पताल हैं, गुजरात का सबसे बड़ा अस्पताल DHQ मेजर अजीज़ भट्टी टीचिंग हॉस्पिटल, वो भी कई फुट पानी में दाखिल है। इस वक्त मैं फवारा चौक में मौजूद हूँ। आपको बताऊंगा कि वो मिटरनिटी हॉस्पिटल है वो भी कई फुट पानी में डूब चुका है। उसके साथ गुजरात का सबसे बड़ा DHO सेहत का जो ऑफिस है वो भी कई फुट पानी में डूब चुका है। और इस वक्त फवारा चौक की ये वो रोड है जो मेन शाहराह है GT रोड को जाने वाली, GTS को जाने वाली, और कैमरामैन की बैक साइड पर जो रोड है, मेरी दूसरी जानिब जो रोड है वो तमाम तर सरकारी दफातर की तरफ जाती है, मगर वो भी कई फुट पानी में इस वक्त तैर रहे हैं। गुजरात का कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। गुज़िश्ता 3 रोज़ से लोग जो हैं वो दरबदर जो हैं वो हुए हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। लोगों को खाने पीने में भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। घरों में खाने की किल्लत पैदा हो रही है। अगर वो मार्केट से खरीदने के लिए आते हैं तो आगे दुकानें बंद होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना है इस वक्त गुजरात। ठीक है नाज़रीन, पाकिस्तान के खेत खलियान एक बार फिर तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। बारिशों और सैलाब ने वस्ती और जनूबी पंजाब में हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें बहा दी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक चावल की 60%, गन्ने की 30% और कपास की 35% फसल ज़ाया हो चुकी है। ये नुकसान सिर्फ किसान का नहीं, पूरे मुल्क की ग़ज़ाई सलामती के लिए खतरे की घंटी है। पंजाब वो खिता है जो मुल्क की कुल पैदावार का 68% फराहम करता है और अब ये बुनियादी सप्लाई चेन जो है वो शदीद मुतासर हुई है। बिल्कुल जी, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद सैयद महमूद बुखारी साहब ने। बुखारी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बुखारी साहब, पहले ही हम देख रहे हैं किसान का वैसे ही बुरा हाल है और अब जिस तरह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, और बिलावल भुट्टो ने अब से कुछ देर पहले ये मुतालबा भी किया कि वज़ीर-ए-आज़म से कि मुल्क भर में ज़रूरी एमरजेंसी जो है वो नाफिज की जाए। कितनी इसकी ज़रूरत है और इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आने वाले दिनों में? अजनास की कीमतें कहाँ तक पहुँचेंगी अब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया सना आपका और शहरबानो आपका और सुनो टीवी का। गुजारिश ये है कि ये अहवाल मीडिया दिखा रहा है कि जिस कस्म पुरसी के अंदर मेरा किसान जो है वो परेशान है, खुले आसमान तले बैठा है इस शदीद गर्मी और हब्स के अंदर, और उसके बच्चे जो है वो परेशान है, ख़वातीन परेशान है, और फिर उसका घर लुट गया, उसका जो माल मवेशी वो लुट गए, बह गए, और उसके जो
ट्यूबवेल्स हैं वो ख़त्म हो गए। मैं कहता हूँ कि ये एक ऐसी दास्तान और ऐसा डिजास्टर है कि जिसे बयान करते हुए सना मैं कहता हूँ कि अब आंखों में नमी आए बगैर इंसान नहीं रह सकता। जी कि मैं ये कहता हूँ कि वो किस तरह से किस कस्मपुरसी के अंदर वो गुजारा कर रहे हैं। और जहां तक आपने पूछा कि बिलावल साहब ने, मैं कहता हूँ कि शुक्रिया बिलावल साहब का। बिलावल साहब पहले आप सिंध में भी थोड़ा सा काम वहां भी होना चाहिए, वहां भी कीजिए, और यहां भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं। जब ये हमारे सियासी लोग कहते हैं ना जी कि हम हिस्सा नहीं है मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त, तो मैं उनको कहता हूं कि सदर पाकिस्तान आप हैं, गवर्नर यहाँ पे पंजाब के अंदर आप हैं, खैबर पख्तूनख्वा के आप हैं, तो आप किस तरह कह सकते हैं? आप वजीर आजम को जिस तरह बाकी अपनी बातें मनवाते हैं, तो आप बैठिए वजीर आजम के साथ, और जरी इमरजेंसी वक्त की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो जिस तरह अगला सवाल आपने किया है तो फिर आपको गजाई बहरान के लिए तैयार रहना चाहिए। पहले पंजाब हुकूमत के गंदम के गलत फैसले ने आज ये बता दिया कि आपका मीडिया चीख रहा है कि गंदम को पर लग गए, गंदम को आज नहीं पर लगे। हमने उस वक्त आपके सुनो के प्रोग्राम के अंदर, मुझे याद है कि मैंने कहा था कि 4 माह के बाद आप देखिएगा कि गंदम नजर नहीं आएगी, और हम हुकूमत को कह रहे थे कि आप गल्ला अपने पास रखिए, अपने कब्जे के अंदर रखिए, वरना माफियाज आपको नहीं हाथ आएंगे। जिस तरह चीनी के अंदर आप देख ले क्या कर लिया, वजीर आजम साहब ने नोटिस लिया। बुखारी साहब, हमने देखा कि गंदम के मामले पर भी बहुत बहुत आवाज़ उठाई गई आप लोगों की जानिब से, और आम आवाम और किसान जो हैं वो इसमें काफ़ी पिसे। हमने फिर हालिया दिनों में देखा कि चीनी का बहरान बहुत ज़्यादा देखा गया। अभी आप कुल मिलाकर अगर हम बात करें इस सारे डिज़ास्टर में, तो कितना नुकसान हुआ है किसान का, कितनी मेहनत पर पानी फिर गया, और हुकूमती तौर पर कौन से ऐसे इकदाम है जो करने की ज़रूरत है? जी शहरबानो, नुकसान का तो आप अंदाजा ही नहीं लगा सकती हैं। आप देखें कि आपने खुद अपने उसमें कहा है कि जो रिपोर्ट आपने पेश की है कि 60% 1 एकड़ के ऊपर 70 से 80 हजार रुपया जो है वो मूंजी के खेत के ऊपर खर्च होता है। और अब मूंजी तैयार खड़ी थी आपके सियालकोट, आपका नारोवाल, पसरूर, आपका हाफजाबाद, पिंडी भटिया, आप ये जितना एरिया गुजरात आप इधर आ जाएं तो बहावलनगर की साइड है, आपकी ये बूरे वाला है, ये जितने एरियाज हैं ये सब चावल के हैं, बसीरपुर उकाड़े के साथ जो, तो इतना नुकसान है कि जिसका अंदाजा नहीं है। और उसके अलावा जो आपकी सब्जियां वो डैमेज हुई, जो आपके को अंदाजा है कि भी अब महंगे हो रहे हैं, टमाटर महंगे हो रहे हैं और दीगर चीजें महंगी हो रही हैं। और इसमें अब हुकूमत जो है वो उसको करना ये चाहिए कि वो दस्ते शफकत रखे, वो कमेटी मत खेले, वो किसानों का मजाक मत उड़ाए। जिस तरह पहले गंदम में मारा, पंजाब हुकूमत ने गंदम में जिबा किया किसानों को, और उससे 2000 रुपए 1800 रुपए गंदम माफियाज के हाथों में पंजाब हुकूमत ने दी। और आज पंजाब हुकूमत क्यों पाबंदी लगा रही है शहरबानो? जब हमारी वजीर आला ने कहा था कि जी मैं इसको फ्री मार्केट कर रही हूं, तो मत कीजिए। आज आपने लेटर जो जारी किया है वो गलत किया है। मेरा सिंध भी पाकिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा भी पाकिस्तान है, क्यों वहां आप गंदम जाने से आप मना कर रही हैं? जब हमने आपसे कहा था कि आप किसान से गंदम खरीदिए, तो आपने बड़े रौनियत के साथ कहा था कि जी मैं नहीं खरीद करूंगी, मुझे 14 करोड़ जो पंजाब के लोग हैं, सस्ती रोटी के लिए आपने 70% किसानों को मार डाला। 2022 के अंदर हुकूमत ने कुछ नहीं किया था। जब सैलाब आया था, मैं सना आपको याद करा दूं शहरबानो, तो उस वक्त किसान खुद खड़ा हुआ था कि उसको फसलों के रेट मिल रहे थे। जी। आज हमारे सब कुछ हम लुट गए, मारे गए, हम हमारे घरों से जो है वो छत छिन गई। साहब, अब एक और नया क्राइसिस यही है कि फसलें, जैसा कि आप खुद बता रहे हैं, फसलें तबाह हो गई हैं और किसान का जो पहले ही खसारे का शिकार है उसका मजीद नुकसान हो गया है। और हुकूमत इस पर काफ़ी मीटिंग्स भी कर रही है, और मरीम नवाज ने आज भी मीटिंग बुलाई है, और कल भी उन्होंने ये कहा था कि रोटी की कीमत और गंदम की कीमत जो है वो नहीं बढ़नी चाहिए। आने वाले प्रोग्राम से बुखारी साहब हम इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देख रहे हैं कि तबाहकारियाँ सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सिर्फ फसलें तबाह हो गई या लोगों के घर तबाह हो गए या बहुत सा रकबा जो है ज़ेरे-आब आ गया, बल्कि उसके बाद अब फूड सिक्योरिटी का खतरा जो है हमें लाहक हो गया है। इस पर हम आने वाले प्रोग्राम से बात करेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। फ़लस्तीन एक बार फिर लहूलुहान है। गज़ा में इसराइली बमबारी से सिर्फ एक दिन में 79 बेगुनाह फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हज़ारों लोग घर बार छोड़कर समुंदर की तरफ हिजरत पर मजबूर हैं, जहाँ खैमे और भूख उनका इंतज़ार कर रहे हैं।
इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम में। अमेरिका की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए जिन ममालिक ने तस्लीम की है या वो हिमायत में बयान दे रहे हैं, उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और सख्त धमकी दी गई है। आप क्या समझते हैं कि इस तरह का रवैया इख्तियार करना ट्रंप की जानिब से या अमेरिका की जानिब से खित्ते के अमन को किस तरह से नुकसान देगा? और हमने वैसे भी देखा कि गाज़ा की जो सूरत हाल है, वहाँ पर लोग भूख से और अफलास से उनका बुरा हाल है। आए रोज़ बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, खवातीन सब लोग शिकार हो रहे हैं, भूख का और उससे जाँ भाग हो रहे हैं। ऐसी सूरत में इस तरह का बयान कितना ख़तरनाक है? शहरबानो, जहाँ तक ताल्लुक़ है अमेरिका का, मार्को रूबियो का ये बयान जो है एक बहुत दुनिया को हिला देने वाली बात है, क्योंकि इनके जितने भी साथी हैं वो सारे के सारे इनका साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ते जा रहे हैं। आप एग्जांपल इसकी मैं दूंगा कि इन मुल्कों के अंदर भी और अमेरिका के अंदर भी ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जो बच्चे हैं वो पूरी दुनिया का असासा होते हैं और कई हज़ार बच्चे आने वाले दिनों में भूख से, ग़िज़ाइयत की कमी से मौत का शिकार होंगे और इसको जेनोसाइड करार दिया जा रहा है। अभी बेल्जियम ने, फ्रांस ने और बरतानिया ने ये कहा है कि हम इसको, और इवन कनाडा ने, कि हम फ़लस्तीन को एक फुल फ्लेज रियासत के तौर पे तस्लीम करने जा रहे हैं। और अगर इस जनरल असम्बली के अंदर जो सितंबर के अंदर इजलास हो जारी है या होगा, इसके अंदर अगर इसको मान लिया जाता है तो ये उस सिलसिले के अंदर थ्रेट्स दी जा रही हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया के अंदर मज़ीद तनाव और मज़ीद तकसीम लाएगा। आप अभी आपने ये SCO कॉन्फ्रेंस के अंदर देख लिया है कि एक अनअनाउंस्ड इत्तेहाद नज़र आया है जिसके अंदर 4 ममालिक और बीच में साथ पाकिस्तान भी खड़ा था। तो ये बता रहा है कि अमेरिका की जो हैजमनी है वो आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके के अंदर ख़त्म होती जा रही है और मशरिक़ वस्ता के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं उसके अंदर पहले भी ईरान खाली ऐसे खुद नहीं खड़ा था। ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीछे ईरान के कुछ बड़ी ताकतें थीं, नॉन स्टेट एक्टर थे, बाकी चीज़ें थीं, और उसका रिज़ल्ट अब ये अगर इस तरह अपने हलीफ ममालिक के साथ अमेरिका ये रखता है तो ये मज़ीद स्प्लिट लाएगा और अमेरिकी पॉलिसियों का ये फेलियर बनेगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देख रहे हैं कि एफर्ट्स तो हो रही थी इस जंग को ख़त्म करवाने के लिए। पिछले दिनों OIC का इजलास भी हुआ सऊदी अरब में, वो भी हमने देखा। इसके साथ साथ दीगर बयानात भी हमें सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जो कि सितंबर में UN इजलास के मौके पर फ़लस्तीन को तस्लीम भी कर लेंगे। ये जो तमाम एफर्ट्स हो रही हैं, इसका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? उसकी वजह हम बेशुमार अपने प्रोग्रामों में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो ज़ुबानी लिप सर्विस है ना, ये जो आपके इस्लामी ममालिक हैं और OIC है, ये ज़ीरो कोऑपरेट करती है जब उसके ऊपर पाबंदियां लगाने की बात करते हैं, जब बात करते हैं कि जी आप अपनी एयर स्पेस बंद करें इसराइल के जहाज़ों को और बाकी जगहों के ऊपर कोऑपरेशन बंद करें। बहुत सारे मुल्कों ने उनके साथ तिजारती ताल्लुकात रखे हुए हैं, कतई नज़र के उनके इख्तलाफात होते रहते हैं। मसलन तुर्की है, तुर्की के ऊपर हम बड़ा तवक्को रखते हैं तुर्की के साथ, लेकिन तुर्की के अपने ताल्लुकात जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो तो हैं। और ऐसी सूरत में जब आप प्रैक्टिकल बात की तरफ आते हैं तो लोगों के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते जो चीज़ें डिसाइड होती हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप पूरी दुनिया को लेके चलते हैं तो फिर आपको पता है कि मीडिया भी उनके पास है, इकोनॉमी भी उनके पास है, तो अल्टीमेट लगता है कि शायद ज़ुबानी कलामी बातें हो रही हैं, इम्पैक्ट उसका नहीं हो रहा। और यकीनी बात है अगर आपने इम्पैक्ट करना है तो आपको फाइनेंशली खुद मजबूत होना पड़ेगा, और वो जो सैंक्शंस हैं या जिस तरीके से इकनॉमिक बाइकआउट की मुहिम चली थी पिछले साल, उससे बड़ा इम्पैक्ट हुआ था। तो अभी भी अगर आप लोग मिलकर कुछ इकनॉमिक हिट कर सकें तो फिर शायद इसका हो जाएगा, अदरवाइज़ खाली ज़ुबानी कलामी कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, गज़ा में इंसानी बहरान की अगर हम बात करें, भूख और प्यास और कहत की सूरत हाल, पहले भी मैंने इस पर बात की है, आप क्या समझते हैं अक़वाम मुत्तहिदा इसको कितना सीरियस ले रही है? और अगर हम मुस्लिम उम्मा की बात करें तो पहले दिन से लेकर अब 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है कि हम शहादतें सुनते आ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे लोग नॉर्मल हो गए हैं सुनते हुए कि अच्छा इतने लोग शहीद हो गए हैं, पढ़ते हुए भी हम लोग नॉर्मल हो चुके हैं। अभी मुकम्मल तौर पर मुस्लिम उम्मा को स्टैंड लेने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है? तुर्की का बयान भी सामने है इस सारे मामले पर, लेकिन ये बात सिर्फ बयानात तक की है। शहरबानो, जहाँ तक बात आपने की है ना कि तुर्की या कतर, हम उनके ऊपर उतना ही बोझ डालें जितना को वो बर्दाश्त कर सकें, कुछ हमें खुद भी करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जितना आपने कहा है कि वहाँ पे अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं या बहुत ज़्यादा वहाँ पे शहादतें हो रही हैं
और ऐसा लगता है कि जैसे नॉर्मल है। ये आहिस्ता आहिस्ता हमें ख़ुद भी एहसास है, जितने लोग इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, कि वो कहते हैं कि चीज़ें अब ऐसे है जैसे कि न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल का मतलब है कि चीज़ें अब रूटीन में लोग इनको लेना शुरू हो गए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, इसको दोबारा से आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और ये इंसानी क्राइसिस है, ये कभी भी नहीं हुआ कि खून से आप खून को धो सकें। आप खून को हमेशा पानी से धोएंगे। अगर आप अमन नहीं कायम कर पाते तो ये जंग जैसे पहले चली है, ये इससे कई ज़्यादा जगहों पे फैल जाएगी। तो अगर आपने पूरे खत्ते को, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पूरे खत्ते को अपनी लपेट में ले सकती है और मशरिक़ वस्ता का अमन जो है इस वक्त ख़तरे में है जब तक ये मसला जो है वो हल नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर हुसैन आलम साहब आपने किया। और ये इम्तिहान है अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी का, बड़ी बड़ी जो मईशतें हैं उनका, मुस्लिम उम्मा का इम्तिहान है कि वो अपना एक रोल प्ले करके इस जंग को ख़त्म करवाएं और फ़लस्तीन में जो बच्चे भूख से मर रहे हैं उनके लिए इमदाद भी वहाँ पर पहुँचे। इसी के साथ ही जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।